नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं सर आर्थर कॉनन डॉयल की एक बहुत ही खास कहानी की, अ स्टडी इन स्कारलेट। सोचिए जरा, साल 1881, लंदन, हर तरफ कोहरा, घोड़ा गाड़ियों की आवाजें, और इसी माहौल में दो लोग मिलते हैं। एक डॉक्टर जॉन वॉटसन, जंग से लौटे हुए, घायल, बीमार और पैसों की तंगी से परेशान, और दूसरे हैं शर्लॉक होम्स, एक ऐसा तेज दिमाग, मतलब दुनिया ने वैसा पहले देखा ही नहीं था। और इनकी मुलाकात हमें एक ऐसे कत्ल के रहस्य में खींच लेती है जिसका सिरा लंदन से लेकर अमेरिका के यूटा के रेगिस्तान तक जाता है। तो आज हम इसी पहली कहानी की परतें खोलेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कि ये मशहूर जोड़ी बनी कैसे, इनका पहला केस क्या था, उसमें क्या दांव पेंच थे, और हाँ, जासूसी, जुनून और इंसाफ जैसे मुद्दों पर भी बात करेंगे जो कहानी में है। तो चलिए शुरू करते हैं। कहानी शुरू होती है डॉक्टर वॉटसन से। जैसा मैंने कहा, वो अफगानिस्तान की लड़ाई से लौटे हैं, कंधे में गोली लगी थी, फिर टाइफाइड हो गया, हालत काफी खराब। लंदन आकर वो बिल्कुल अकेले हैं, सेहत भी ठीक नहीं, और पैसे पैसे तो लगभग खत्म ही हैं। लोग होम्स से एक पुराने दोस्त स्टैमफोर्ड के जरिए पहली मुलाकात होती है सेंट बार्थोलोम्यू हॉस्पिटल की लैब में। अजीब सा माहौल है, होम्स किसी टेस्ट में लगे हुए हैं, और फिर वो पल आता है जो वॉटसन को चौंका देता है। होम्स बिना जान पहचान वॉटसन को देखते ही बोल पड़ते हैं, आप अफगानिस्तान से आए हैं, मैं देख सकती हूँ। वॉटसन तो मतलब हक्के बक्के रह जाते हैं, ये हुआ कैसे? हाँ, ये कमाल का सीन है। और यहीं से मतलब पहली ही बातचीत से होम्स का पूरा कैरेक्टर और उनका जो मेथड है वो साफ हो जाता है। ये कोई तुक्का नहीं था, ये उनकी पैनी नज़र, ऑब्जर्वेशन का नतीजा था। वो बाद में बताते भी हैं वॉटसन को कि कैसे उन्होंने वॉटसन का टैन, उनका फौजी अंदाज और वो बायां हाथ की हल्की सी अकड़न जो चोट की वजह से थी, इन सबको जोड़कर ये नतीजा निकाला। तो यहाँ हमें फौरन उनकी वो असाधारण क्षमता दिख जाती है, चीज़ों को देखना और उनसे सही निष्कर्ष निकालना, जिसे डिडक्शन कहते हैं। और वॉटसन का हैरान होना ये दिखाता है कि आम आदमी इन बारीकियों पर ध्यान ही नहीं देता। बिल्कुल। और वॉटसन की यही हैरानी उन्हें होम्स की तरफ खींचती है ना? उनकी जो अपनी मेडिकल ट्रेनिंग है, उसके मुकाबले होम्स का तरीका एकदम नया, लगभग जादुई सा लगता है। वो साथ रहने का फैसला करते हैं, और फिर 221 बी बेकर स्ट्रीट, वो सिर्फ एक पता नहीं रहता, वो बन जाता है दुनिया के सबसे मशहूर जासूसी कारनामों का सेंटर। ये पार्टनरशिप लिटरेचर की सबसे यादगार जोड़ियों में से एक है, यकीनन। हाँ, 221 बेकर स्ट्रीट तो एक सिंबल बन गया है, तर्क का, साइंस का, रहस्य सुलझाने का। और ये जगह देखिए बहुत जल्दी एक्शन का केंद्र भी बन जाती है। सही कहा आपने, ज्यादा टाइम नहीं लगता, और 221 बी के दरवाजे पर दस्तक होती है स्कॉटलैंड यार्ड की। इंस्पेक्टर टोबायस ग्रेगसन एक अजीब सा केस लेकर आते हैं। ब्रिक्सटन में लॉरिस्टन गार्डन्स के एक खाली से मनहूस दिखने वाले घर में एक लाश मिली है। मरने वाला एक अमेरिकन है, एनॉक ट्रेबर नाम का। और सबसे अजीब बात ये कि शरीर पर कोई जख्म नहीं है, जहर का भी कोई निशान नहीं, और घर से कुछ चोरी भी नहीं हुआ। मौत कैसे हुई, ये एक पहेली है। बिल्कुल, एक रहस्य। लेकिन एक सुराग है जो बहुत सनसनीखेज है। दीवार पर खून से एक शब्द लिखा है, RACH, रेच। अब इंस्पेक्टर ग्रेगसन और उनके साथी लेस्ट्रेड, वो दोनों इसे अधूरा नाम रेचल समझ लेते हैं। उन्हें लगता है शायद कोई औरत शामिल है कत्ल में। कहानी में ये भी पता चलता है कि कमरे से और भी चीजें मिली हैं। फर्श पर एक खास किस्म के सिगार की राख, दो तरह के मर्दों के पैरों के निशान, एक के जूते लंबे थे, दूसरे के छोटे, और सबसे अजीब, एक औरत की सोने की शादी की अंगूठी। ये सब क्या कह रहा है? टक गए, रेचल। लेकिन होम्स वो फौरन पकड़ लेते हैं कि रेचल असल में जर्मन शब्द है जिसका मतलब है बदला, रिवेंज। ये छोटी सी बात केस को पूरी तरह से घुमा देती है। ये होम्स के गहरे ज्ञान को दिखाता है। सिर्फ साइंस नहीं, भाषाएं, दुनिया भर की चीजें, और उनकी जो एनालिटिकल स्किल है, वो इन बिखरे हुए सुरागों को, अंगूठी, राख, निशान, वो इन्हें सिर्फ चीजें नहीं मानते, वो इन्हें एक पहेली के टुकड़ों की तरह देखते हैं। और यहीं से असल स्टडी, मतलब केस का गहरा अध्ययन शुरू होता है। हाँ, और मामला और उलझता जाता है। कुछ ही वक्त बाद उसी एनॉक ड्रेबर का सेक्रेटरी था, जोसेफ स्टेंगरसन, उसकी भी लाश मिलती है एक होटल के कमरे में। इस बार मौत का कारण पता है, उसे जहर दिया गया है। सीने पर चाकू का निशान भी है, पर मौत जहर से हुई है।
वॉटसन जो अब तक इस केस में पूरी तरह इन्वॉल्व हो चुके हैं, वो मानने को तैयार नहीं कि ये सिर्फ इत्तेफाक है। बिल्कुल नहीं, और होम्स तो इसे और साफ देखते हैं। हाँ, कहानी में एक बहुत अहम मोड़ आता है जब होम्स वॉटसन से कहते हैं, उनका कहना है, इन दोनों का शिकार किया गया है वॉटसन, एक ऐसे हाथ से जो कभी थकता नहीं, शुरू से आखिर तक जुर्म की इस बेरंग उलझी हुई कहानी में हमें बदले का वो सुर्ख धागा, स्कारलेट थ्रेड साफ दिख रहा है, और हमारा काम है उसे सुलझाना, उसे अलग करना और दुनिया के सामने लाना। ये लाइन तो कहानी के टाइटल को भी सही ठहराती है। बिल्कुल, ये स्कारलेट थ्रेड वाली बात, ये रूपक, ये मेटाफर बहुत पावरफुल है। डॉयल जैसे कह रहे हो कि जिंदगी की उलझी कहानी में अक्सर हिंसा और बदले का एक लाल धागा छुपा होता है। शायद ऊपर से ना दिखे, पर वो अंदर ही अंदर घटनाओं को जोड़ता है। होम्स का काम सिर्फ फैक्ट्स जोड़ना नहीं है, बल्कि इस छुपे हुए मोटिव को, इस स्कारलेट थ्रेड को पहचानना है। उनका ये समझ जाना कि ये दोनों मौतें एक रहस्यमयी, दूसरी जहर से, ये एक ही बदले की कहानी का हिस्सा हैं, यही तो उनकी जीनियस है। वो पैटर्न देख पाते हैं जहां बाकी लोगों को सिर्फ कंफ्यूजन दिखता है। अच्छा, तो इन सुरागों और पैटर्न को समझने के बाद होम्स चुप नहीं बैठते, अब वो खुद शिकारी बन जाते हैं। वो एक बड़ी चालाकी भरी चाल चलते हैं। वो अखबार में एक एड छपवाते हैं कि लॉरेस्टन गार्डन्स में जो सोने की अंगूठी मिली थी वो उनके पास है, जिसका भी ये खोया हो वो 221 बी बेकर स्ट्रीट आकर ले जा सकता है। एक तरह से जाल बिछाते हैं। हाँ, चारा डालते हैं। और वो काम कर जाता है। पहले एक बूढ़ी औरत आती है जो होम्स समझ जाते हैं कि असली कातिल ने भेस बदलकर भेजी है। वो उसे जाने देते हैं क्योंकि उन्हें पता है कि असली खिलाड़ी अब आएगा। और फिर आता है एक कैब ड्राइवर, घोड़ा गाड़ी चलाने वाला। वो अंगूठी पर अपना दावा करता है। कहानी में वो सीन बड़ा ड्रामेटिक है। जैसे ही वो कैबी अंगूठी लेने हाथ बढ़ाता है, होम्स एकदम से उस पर झपटते हैं, हथकड़ी पहना देते हैं और कहते हैं, जेफरसन होप, एनोक ड्रेबर और जोसेफ स्टैंगरसन के कत्ल के जुर्म में। फिर थोड़ी हाथापाई होती है, लेकिन होम्स और पुलिस वाले मिलकर होप को पकड़ लेते हैं। ये होम्स के काम करने का एक और तरीका दिखाता है। वो सिर्फ बैठ के सोचने वाले डिटेक्टिव नहीं है। जरूरत पड़ती है तो एक्शन भी लेते हैं, और वो साइकोलॉजी भी समझते हैं। उन्हें पता था कि कातिल उस अंगूठी के लिए आएगा जरूर, शायद सबूत मिटाने या कोई इमोशनल वजह से। पीड़ित की ही चीज को हथियार बनाकर कातिल को बाहर खींच लाना, ये उनकी दिमागी तेजी का क्या गजब का उदाहरण है। ये दिखाता है कि होम्स सिर्फ फैक्ट्स नहीं देखते, वो इंसानी फितरत को भी बखूबी समझते हैं। फिर पकड़े जाने के बाद जेफरसन होप पुलिस कस्टडी में अपनी पूरी कहानी बताता है। कहानी सुनाते वक्त उसकी आवाज में कड़वाहट है, सालों का दर्द है, पर एक अजीब सी शांति भी है, जैसे कोई बोझ उतर गया हो। वो बताता है कि ये बदले की कहानी सालों पहले अमेरिका के यूटा में शुरू हुई थी। होप एक लड़की लूसी फेरियर से प्यार करता था, और वो भी उससे। लेकिन उस इलाके के मॉर्मन समुदाय के दो ताकतवर लोग, इनोक ड्रेबर और जोसेफ स्टैंगरसन, वो दोनों लूसी से शादी करना चाहते थे। उन्होंने लूसी के पिता जॉन फेरियर पर दबाव बनाया। जब जॉन ने बेटी को बचाने के लिए होप के साथ भागने की कोशिश की, तो मॉर्मन लड़ाकों ने पीछा किया। जॉन फेरियर रेगिस्तान में मारे गए, लूसी को पकड़ लिया गया और जबरदस्ती ड्रेबर से शादी करा दी गई। कहानी बताती है कि लूसी ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और 1 महीने में ही मर गई। होप जो बच गया था, उसने लूसी की कब्र पर कसम खाई। उसके शब्द कहानी में है, मैंने उनके सिर पर कयामत लाने की कसम खाई। मैंने उन्हें एक महाद्वीप से दूसरे महाद्वीप तक खदेड़ा, साल दर साल पीछा किया, जब तक कि किस्मत मुझे लंदन नहीं ले आई और मुझे मेरा मौका नहीं मिला। दर्दनाक कहानी है ये। बहुत। होप ये भी बताता है कि उसने ड्रेबर को कैसे मारा। उसने 2 गोलियां बनाई, एक बेअसर, एक जहरीली। दोनों एक डिब्बी में रखकर ड्रेबर को दी और कहा कि एक वो खा ले, एक होप खाएगा। किस्मत का खेल। ड्रेबर ने जहर वाली चुन ली और मर गया। दीवार पर रैके लिखकर होप ने अपने बदले का निशान छोड़ा। स्टैंगरसन के साथ उसे ये चांस नहीं मिला, तो उसने होटल में घुसकर उसे जहर दे दिया। कहानी खत्म करते हुए होप कहता है, मेरा काम पूरा हुआ, मेरा बदला पूरा हुआ। यहीं आकर कहानी सबसे ज्यादा सोचने पर मजबूर करती है। ये सिर्फ एक डिटेक्टिव स्टोरी नहीं रहती, ये जस्टिस वर्सेस रिवेंज, मतलब न्याय बनाम बदले की एक दुखद कहानी बन जाती है।
कहानी होप को कैसे दिखाती है? क्या वो सिर्फ एक बेरहम कातिल है, या वो एक ऐसा इंसान है जिसके साथ इतना बुरा हुआ, जिसने अपना सब कुछ खो दिया और फिर उसने कानून हाथ में ले लिया? उसका सालों तक पीछा करना, ये उसके इरादे की गहराई दिखाता है। ये कहानी को एक अलग ही लेवल पर ले जाता है। और ड्रेवर को मारने का वो तरीका, वो गोलियों वाला चुनाव, क्या वो किस्मत थी या होप का अपना एक अजीब सा न्याय करने का तरीका? ये सवाल कहानी हमारे ऊपर छोड़ देती है। और कहानी का अंत भी उतना ही अजीब है। जेफरसन होप पर केस चलने की नौबत ही नहीं आती। पकड़े जाने के अगली सुबह ही वो जेल के सेल में मरा मिलता है। वजह एओर्टिक एन्यूरिज्म का फटना, मतलब दिल की एक बीमारी जो उसके अंदर एक टाइम बॉम्ब की तरह थी। सोचिए, इतने सालों तक बदला लेने के बाद वो कानून की सजा से नहीं, अपनी ही बीमारी से मर गया। इंस्पेक्टर ग्रेगरसन और लेस्ट्रेड हैरान हैं कि होम्स ने ये सब कैसे सुलझाया। हालांकि उन्हें अभी भी पूरी कहानी शायद समझ नहीं आई है। हाँ, वो तो बस नतीजों पर फोकस करते हैं। और होम्स, उन्हें नाम या शोहरत से कोई मतलब नहीं। जब वॉटसन कहते हैं कि सारा क्रेडिट तो पुलिस ले जाएगी, तो होम्स बड़े आराम से कहते हैं, उनका काम है ये सब लेना, लेने दो। जहां तक मेरा सवाल है, मेरे पास मेरी कोकेन की शीशी है और मेरा वायलिन। लेकिन वॉटसन, और यहां वो खास पल आता है, तुम्हारे पास एक बढ़िया कहानी है, तुम इसे लिखोगे, तुम सच्चाई लिखोगे। ये क्षण भले ही कहानी का एक्शन वाला क्लाइमैक्स न हो, पर होम्स वॉटसन की जो लेजेंड है उसके लिए ये सबसे जरूरी है। यहीं पर डॉक्टर वॉटसन सिर्फ दोस्त नहीं रहते, वो बन जाते हैं शर्लॉक होम्स के कारनामों के इतिहासकार, उनके बायोग्राफर। यहीं से रास्ता खुलता है होम्स की कहानियों की दुनिया तक पहुंचने का। अ स्टडी इन स्कारलेट का मतलब अब सिर्फ खून या बदला नहीं रह जाता। ये इंसानी फितरत का, जुर्म के पीछे की साइकोलॉजी का, तर्क की ताकत का और इमोशंस के अंधेरे कोनों का अध्ययन बन जाता है। वॉटसन जो होम्स की तस्वीर बनाते हैं, ठंडा दिमाग, तेज नजर, मशीन की तरह सटीक पर कभी-कभी जुनून से भरा, वो छवि इसी पहली कहानी में बनती है और फिर आगे की कहानियों में और पक्की होती जाती है। तो आज इस कहानी के हिस्सों पर बात करके हमने देखा कि कैसे लिटरेचर की ये सबसे मशहूर जोड़ी मिली, कैसे उनका पहला केस सिर्फ लंदन की एक मिस्ट्री नहीं, बल्कि 2 महाद्वीपों और सालों तक फैले बदले की एक दर्द भरी कहानी थी। और सबसे ज़रूरी, कैसे शर्लॉक होम्स का वो यूनिक मेथड, गहरी ऑब्जर्वेशन, लॉजिकल डिडक्शन और ज़रूरत पड़ने पर एक्शन पहली बार दुनिया के सामने आया। और अगर इस पूरी बातचीत से एक आखिरी बात सोचने के लिए लें, तो वो ये हो सकती है, जेफरसन होप की कहानी जिस तरह उसके दुख और उसके भयानक बदले को सामने रखती है, वो हमें थोड़ा असहज करती है। क्या होप के काम को किसी भी तरह सही कहा जा सकता है, भले ही उसके साथ बहुत बुरा हुआ हो? शायद नहीं, लेकिन कहानी हमें कहीं ना कहीं उसकी तरफ थोड़ी सहानुभूति महसूस करने पर मजबूर करती है। और शायद यही इस कहानी की कामयाबी है। इसने जासूसी कहानियों का वो पैटर्न सेट किया जिसे आज भी फॉलो किया जाता है। एक जीनियस, लगभग सुपर ह्यूमन जासूस, उसका वफादार दोस्त जो कहानी सुनाता है, थोड़ी उलझी हुई पुलिस और एक ऐसा मुश्किल जुर्म जिसकी जड़ें हमेशा अतीत के किसी गहरे राज में होती हैं। यह सोचना वाकई दिलचस्प है कि कैसे एक कहानी ने पूरे जॉनर को ही डिफाइन कर दिया। बिल्कुल। इसी दिलचस्प सवाल के साथ आज की ये बातचीत यहीं खत्म करते हैं।